तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज एंड कॉमिक्स अड्डा में। आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। ये एक ऐसी माइंड बेंडिंग मूवी है जो आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। मूवी की शुरुआत में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। तभी बाहर तूफान के आसार नजर आने लगते हैं। वहाँ उस औरत की बेटी कैरोलिन भी मौजूद थी। यह बूढ़ी औरत अब अपनी बेटी कैरोलिन को एक कहानी सुनाने लगती है। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 के साथ। एक अंधे क्लॉक मेकर का इकलौता बेटा वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए जाता है और मारा जाता है। अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके वो क्लॉक मेकर अब एक ऐसी क्लॉक बनाता है जो उल्टी चलती है। जब लोगों ने उस क्लॉक को देखा तो उन्होंने उस क्लॉक मेकर से पूछा कि उसने ऐसी क्लॉक क्यों बनाई, जिस पर वो क्लॉक मेकर बताता है कि इस क्लॉक के उल्टे चलने से वर्ल्ड वॉर 1 में मारे गए सभी सोल्जर्स वापस लौट आएंगे। इसके बाद वो क्लॉक मेकर कहीं गायब हो जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि वो अपने बेटे के गुजर जाने के दुख में चल बसा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने बेटी को वहीं पड़ी एक डायरी रीड करने को बोलती है। ये डायरी किसी बेंजामिन बटन नाम के आदमी की थी। बेंजामिन का जन्म एक सेलिब्रेशन के दौरान हुआ था। सेलिब्रेशन था वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने का। इसी अफरा तफरी में एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है। इसके तुरंत बाद वो औरत मर जाती है। जब उस बच्चे का बाप उस बच्चे की शक्ल को देखता है तो वो चौंक जाता है। वो बच्चा बिल्कुल किसी बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। घबराकर पहले तो वो आदमी अपने ही बच्चे को ब्रिज से नीचे फेंक देने की सोचता है, पर पुलिस के नोटिस करने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। भागते भागते वो एक नर्सिंग होम के बाहर पहुँचता है। वो अब उस बच्चे को नर्सिंग होम की सीढ़ियों पर रखकर वहाँ से भाग जाता है, पर जाते जाते वो कुछ पैसे उस बच्चे के बास्केट में रख देता है। उस नर्सिंग होम में काम करने वाली एक नर्स क्वीनी और उसके हस्बैंड को अब ये बच्चा मिल जाता है। बच्चे की अजीब सी कंडीशन देखकर भी क्वीनी उस बच्चे को अपना लेती है। अपने खुद के कोई बच्चे ना होने के कारण क्वीनी उस बच्चे को अपने सगे बेटे की तरह संभालती है। वो उस बच्चे का नाम बेंजामिन रखती है और उसे अपना भतीजा बताकर इंट्रोड्यूस कराती है। डॉक्टर अब बेंजामिन को प्रीमेचर एजिंग डिसऑर्डर होने का डायग्नोसिस करते हैं। उनका कहना था कि बेंजामिन ज्यादा दिनों के लिए जिंदा नहीं रहेगा। पैदा होने के साथ ही बेंजामिन में वो सारी प्रॉब्लम्स थी जो किसी 80 साल के बूढ़े इंसान में होती है। डॉक्टर्स का कहना था कि बेंजामिन को किसी बड़े केयर सेंटर में शिफ्ट किया जाना चाहिए, पर उनके लाख कहने के बावजूद क्वीनी उसे खुद ही पालने का तय करती है। बेंजामिन अब उस नर्सिंग होम में क्वीनी के साथ रहने लगता है, जो उसका बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती है। अगले सीन में हम 3 साल के बेंजामिन को देखते हैं, जो किसी व्हीलचेयर में बैठ एक बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। बेंजामिन अभी भी हेल्दी था, वो चल नहीं सकता था, इसलिए व्हीलचेयर यूज करता था। अब क्वीनी हर हफ्ते बेंजामिन के साथ चर्च जाती। वहाँ वो गॉड से प्रे करती ताकि बेंजामिन चल फिर सके। वहाँ मौजूद पादरी अब कुछ करता है और इसी बीच बेंजामिन अपने व्हीलचेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। वहाँ मौजूद भीड़ को यह चमत्कार लगता है, लेकिन इतने में ही वो पादरी स्पॉट पर मर जाता है। अब बेंजामिन 22 साखियों के सहारे चल सकता था। बेंजामिन को अब उस नर्सिंग होम में काफी साल होने लगे थे और वहाँ उसने लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीख भी लिया था। ऐसे ही एक दिन बेंजामिन की दोस्ती वोटी नाम के एक बौने से होती है। वोटी एक ट्रैवलर था जिसने दुनिया घूम ली थी। वोटी की कहानियों से प्रभावित होकर बेंजामिन को भी एडवेंचर का शौक होने लगता है। इसके अगले सीन में बेंजामिन घर लौटते लौटते अपना रास्ता भूल जाता है और बड़ी मुश्किल से घर पहुंचता है। बेंजामिन अब बड़ा होने लगा था। तभी सीन वापस से हॉस्पिटल शिफ्ट होता है और यहाँ टीवी पर एक भयंकर तूफान आने की वार्निंग चलने लगती है। इसके बावजूद वो बूढ़ी औरत कैरोलिन को कंटिन्यू करने को बोलती है और कैरोलिन अब ऐसा ही करती है। साल 1930 के थैंक्सगिविंग वाले दिन बेंजामिन अपने असली बाप को देखता तो है, पर उसे पहचान नहीं पाता। उसी दिन बेंजामिन डेजी नाम की एक लड़की से भी मिलता है। हालांकि बेंजामिन दिखने में काफी बूढ़ा लगता था, पर वो डेजी की उम्र का ही था। अब बेंजामिन और डेजी में दोस्ती हो जाती है, पर बेंजामिन की कंडीशन की वजह से ऐसा लगता है जैसे कोई बूढ़ा एक बच्ची के साथ दोस्ती कर रहा है। इसी चीज को बहुत से लोग अब गलत समझने लगते हैं, पर इससे डेजी और बेंजामिन को कोई फर्क नहीं पड़ता और न इससे उनकी दोस्ती बिगड़ती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत ही डेजी है जिसका जिक्र बेंजामिन के डायरी में था। कहानी अब आगे बढ़ती है। अब क्वीनी को एक बच्ची होती है और बेंजामिन भी इंडिपेंडेंट हो चुका था। बेंजामिन अब पियानो प्ले करना सीखता है और अब धीरे धीरे बेंजामिन के बाल वापस से रीग्रो भी करने लगते हैं। और तो और बेंजामिन की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है। अब बेंजामिन को 22 साखियों की जरूरत नहीं थी, अब वो नॉर्मली चल सकता था। एक दिन 15 साल का बेंजामिन क्वीनी के साथ किसी काम से पोर्ट पर जाता है। यहाँ वो कैप्टन माइक नाम के एक सेलर से मिलता है और जल्दी बेंजामिन और माइक की दोस्ती भी हो जाती है। माइक को जब पता चलता है कि बेंजामिन एक वर्जिन है तो माइक उसे अब एक तवैयफ खाने ले जाता है, जहाँ बेंजामिन अपनी ओपनिंग सेरेमनी करता है। यहाँ बेंजामिन को पैसों की पावर का अंदाजा लगता है। वहाँ से निकलकर बेंजामिन अब घर जाने लगता है। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है
और बेंजामिन का असली बाप अब उसे अपने साथ एक ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। ये दोनों बाप बेटे अब बहुत देर तक बातचीत करते हैं, जिसके बाद बेंजामिन घर लौटता है। अगले सीन में बेंजामिन और डेजी बोट राइड करने माइक की बोट पर पहुंचते हैं। रिस्की होने के बावजूद माइक उन दोनों को अपनी बोट पर सैर कराता है। अब बेंजामिन खुद में आ रहे चेंजेस को देखकर समझ जाता है कि उसकी उम्र बढ़ने के बजाय घटने लगी है। एक दिन बेंजामिन डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त माइक के साथ दुनिया घूमेगा। डेजी जब ये सुनती है तो वो बेंजामिन को पोस्ट कार्ड्स भेजने को बोलती है। एक सैड नोट पर ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। बेंजामिन अब एक सेलर था और डेजी एक बैलेट डांसर। अब बेंजामिन अपने वादे के मुताबिक डेजी को पोस्ट कार्ड्स भेजता रहता। अब बोट पर मौजूद लोग कहते हैं कि बेंजामिन दिन ब दिन यंग होता नजर आ रहा है, जिसे वो मजाक में ले लेते हैं। ऐसे ही एक दिन पूरा बोट क्रू विंटर पैलेस होटल नाम के एक लॉज में रुकता है। यहाँ बेंजामिन की मुलाकात एलिजाबेथ नाम की औरत से होती है। बेंजामिन को एलिजाबेथ पसंद आने लगी थी। नींद न आने की वजह से एक रात बेंजामिन लॉज के लॉबी में जाता है, जहाँ एलिजाबेथ पहले से बैठी थी। ये दोनों अब वहाँ चाय पीते पीते गप्पे मारने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी थी और इसी वजह से अब ये दोनों रोज मिलने लगे। बेंजामिन डेजी को लिखे एक लेटर में एलिजाबेथ के बारे में बताता है। वो उसे ये भी बताता है कि उसे एलिजाबेथ से प्यार हो गया है। बेंजामिन और एलिजाबेथ का रोमांस भी अब परवान चढ़ने लगा था। वो बिना एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस किए ही हर रोज मिलते रहते। पर एक दिन अचानक से ही एलिजाबेथ जैसे गायब हो जाती है। पर जाते जाते वो बेंजामिन के लिए एक नोट छोड़ती है। इसके बाद माइक की बोट को एक मिलिट्री ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। उन्हें जापानीज बोट्स को टारगेट करना था। बेंजामिन भी उसी बोट पर एज ए सर्विसमैन था। उन्हें आगे तहस महस हुई यूएस वॉरशिप दिखाई देती है। खतरे को भांपकर अब सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। दोनों तरफ से अब तेज फायरिंग शुरू होती है और इसी बीच इनकी बोट एक जापानी सबमरीन से टकरा जाती है और डूब जाती है। उस रात कुल 1328 सोल्जर्स मारे गए, जिनमें से एक बेंजामिन का दोस्त माइक भी था। बेंजामिन एक लौता ऐसा इंसान था जो उस रात जिंदा बच गया। वो अब समझने लगा था कि वॉर में यंग लोगों का मरना कितना दर्दनाक और दुखद है। बेंजामिन अब बहुत सालों बाद अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी उम्र अब 26 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो 40 साल का दिख रहा था। इतने सालों बाद बेंजामिन को अपने सामने पाकर क्वीनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब क्वीनी हर माँ की तरह बेंजामिन की शादी के लिए लड़की ढूंढने की बात करती है। इसके थोड़े ही दिनों बाद डेजी भी नर्सिंग होम लौट आती है। डेजी को देखकर बेंजामिन की फीलिंग्स वापस से लौट आती है। अगले सीन में ये दोनों एक डेट पर जाते हैं। खाना खाने के बाद बेंजामिन और डेजी पास ही के एक पार्क में टहलने लगते हैं। डेजी अब बेंजामिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी, पर बेंजामिन उसे फिलहाल इसके लिए मना कर देता है। बेंजामिन की बॉडी अब दिन ब दिन जवान होती जा रही थी। अगले सीन में बेंजामिन से मिलने उसका असली बाप आ जाता है। वो अब हिम्मत करके बेंजामिन को बताता है कि वही उसका बायोलॉजिकल फादर है। दरअसल बेंजामिन के डैड का बटन्स का बिजनेस था। अपनी तबीयत को बिगड़ता देख वो अपनी पूरी दौलत बेंजामिन को सौंपना चाह रहा था। बेंजामिन अब घर जाकर क्वीनी को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताता है, पर क्वीनी ये सुनकर भड़क जाती है। उसे बेंजामिन के डैड पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिनों बाद बेंजामिन एक रात अपने डैड से मिलने जाती है और उनके साथ थोड़ा टाइम बिताती है। इसके थोड़े ही दिनों बाद बेंजामिन के डैड गुजर जाते हैं। अब अगले सीन में बेंजामिन डेजी का डांस शो देखने के लिए न्यूयॉर्क जाता है। डेजी बेंजामिन को वहां पाकर बहुत खुश होती है और उसे अपने पार्टी पर इनवाइट भी करती है। पार्टी में बेंजामिन का मन नहीं लगता और वो वहां से निकल जाता है। वो इस बार डेजी में बहुत सा फर्क देख सकता था। वो अब खुश थी। उसका भी एक बॉयफ्रेंड भी था। बेंजामिन अब समझ गया था कि वो मूव ऑन कर चुकी है, पर ऐसा भी नहीं था कि डेजी बेंजामिन को भूल गई थी। वो आज भी उसे याद करती थी। इसके बाद सीन सीधा डेजी के साथ घटे एक एक्सीडेंट पर शिफ्ट होता है, जिसमें उसका पैर टूट जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से डेजी का डांसिंग करियर भी खत्म हो चुका था। बेंजामिन डेजी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है, पर डेजी उसे बात करने से मना कर देती है। अब सीन कुछ साल आगे शिफ्ट होता है, जहां डेजी वापस से बेंजामिन की लाइफ में लौट आती है। बेंजामिन की रिवर्स एजिंग की वजह से वो एक जवान लड़का बन चुका था। इस बार ये दोनों सच में एक हो जाते हैं, जिसके बाद वो साथ मिलकर एक यॉट पर पूरी दुनिया की सैर करते हैं। इसके कुछ टाइम बाद क्वीनी भी गुजर जाती है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके बेंजामिन डेजी के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन डेजी बेंजामिन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। बेंजामिन को अब डर लगने लगा था कि कहीं उसका बेटा उसी की तरह तो नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता और उन्हें एक लड़की होती है जिसका नाम वो कैरोलिन रखते हैं। यानी कि जो लड़की बेंजामिन की डायरी इस वक्त पढ़ रही है वो उसी की बेटी है। बेंजामिन अब श्योर हो चुका था कि वक्त के साथ उसकी उम्र कम होती जाएगी, इसलिए अब वो डेजी और कैरोलिन की लाइफ से दूर चला जाता है। अब बेंजामिन अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उसका सारा पैसा डेजी के अकाउंट में डाल देता है और उसकी लाइफ से दूर हो जाता है। बेंजामिन अब सच में पूरी दुनिया घूमने लगता है।
वो अब अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों से मिलता है और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कैरोलिन के नाम पर चिट्ठियां लिखता है। डेजी अब एक दूसरे आदमी से शादी करती है और उसी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक दिन बेंजामिन अपने फैमिली से मिलने वापस लौटता है। वो अब एक 20 साल का लड़का लग रहा था। डेजी उसे देखकर समझ जाती है कि उन्होंने अलग होकर सही फैसला लिया है। अब वो एक आखिरी बार होटल में मिलते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब ऐसे ही बहुत से साल गुजर जाते हैं। इस बार जब डेजी और बेंजामिन मिलते हैं तो डेजी ऑलरेडी बूढ़ी हो चुकी थी और बेंजामिन एक टीनेजर लग रहा था। हालांकि बेंजामिन की बॉडी किसी टीनेजर जैसी थी, लेकिन वो अब अंदर से बूढ़ा हो चुका था। वो बूढ़े लोगों की तरह ही चीजें भूलने लगा था। डेजी की बेटी अब अपनी खुद की लाइफ जी रही थी और उसका हस्बैंड गुजर चुका था। डेजी बेंजामिन को इस नाजुक हालात में अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए अब वो उसकी देखभाल करने लगती है। बेंजामिन अब धीरे धीरे एक बच्चा बन चुका था और अब उसे अपने पिछले सालों की कोई भी बात याद नहीं थी, लेकिन डेजी फिर भी बेंजामिन की अच्छे से देखभाल करती रहती। इसी भी स्टेशन वाली पुरानी क्लॉक को हटाकर एक नई क्लॉक लगाई जाती है। इसके कुछ ही टाइम बाद बेंजामिन एक नवजात बच्चे के रूप में डेजी के गोद में दम तोड़ देता है। इसी के साथ बेंजामिन की डायरी भी खत्म हो जाती है। बाहर तूफान भी बढ़ चुका था और हॉस्पिटल में पानी भरने लगा था। कैरोलिन ये देखने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है खिड़की के पास चली जाती है। इसी बीच डेजी एक आखिरी बार बेंजामिन का नाम लेकर अपनी सांसें छोड़ देती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मगर वीडियो एंड करने से पहले हम पिछले वीडियो पर कमेंट करने वालों के नाम देखते हैं। पहला है रमा 47IFY, सेकंड है आवेश शेख और थर्ड है पूनम शॉ, फोर्थ है साहिल रनौत और फिफ्थ है जोशी परिवार व्लॉग, सिक्स्थ है प्रांजलि और सेवेंथ है पलश, एट्थ है मैक्सिमस 143 और नाइन्थ है जूनियर मसल, 10th है अब्दुल वहब। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।